किसी पुलिस जांच में सबूत कैसे जुटाए जाते हैं, ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या अधिकारी बस कहीं भी कभी भी तलाशी ले सकते हैं? असल में ऐसा नहीं है। इसके लिए भारत के नए आपराधिक कानूनों में कुछ खास नियम और शक्तियां दी गई हैं। तो आज हम इन्हीं शक्तियों की गहराई में उतरेंगे और ये जानेंगे कि कानून, जांच की जरूरत और हमारी प्राइवेसी के बीच कैसे एक संतुलन बनाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मजबूर करने की शक्ति है क्या। फिर हम समन और तलाशी वारंट जैसे कानूनी औजारों को समझेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि अगर सबूत डाक या कुरियर से जा रहा हो तो उसके लिए क्या नियम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शक्ति के बिल्कुल बेसिक आइडिया की। देखिए, किसी भी जांच की कामयाबी सबूतों पर टिकी होती है, लेकिन सोचिए अगर कोई जरूरी सबूत देने से ही मना कर दे तो बस यहीं पर कानून की मजबूर करने की शक्ति यानी पावर टू कंपेल काम आती है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी आज की पूरी बातचीत कानून के इसी अध्याय 7 पर आधारित है। इसमें धारा 94, 95 और 96 ये वो 3 बड़े पिलर हैं जो तय करते हैं कि किसी से कोई दस्तावेज या कोई चीज़ कैसे मंगवाई जा सकती है और कब तलाशी की नौबत आती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जांच अधिकारियों को सबूत हासिल करने के लिए कानून क्या अधिकार देता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि इन अधिकारों की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि आखिर में ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है। इस प्रक्रिया का जो सबसे पहला और सबसे आम कदम है वो होता है एक समन। ये एक तरह का ऑफिशियल बुलावा या आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति से जांच में मदद के लिए कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने के लिए कहा जाता है। धारा 94 हमें यही बताती है कि ये काम कैसे करता है। तो समन को आप एक फॉर्मल लीगल नोटिस की तरह समझिए। इसे या तो कोई अदालत जारी कर सकती है या फिर पुलिस अधिकारी। इसका मतलब सीधा सा होता है, हमारे पास जानकारी है कि आपके पास ये दस्तावेज या चीज है जो हमारी जांच के लिए जरूरी है, कृपया इसे हमारे सामने पेश करें। धारा 94 के तहत एक समन में कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होती हैं। पहली, इसे जारी कौन कर सकता है? कोई अदालत या पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर। दूसरी, ये किस लिए हो सकता है? किसी भी दस्तावेज, फोन या किसी भी ऐसी चीज के लिए जो जांच के लिए अहम हो। और तीसरी, इसमें साफ लिखा होता है कि उस चीज को कब और कहां पेश करना है। और हाँ, कानून में एक बहुत ही काम की बात भी कही गई है। अगर किसी को समन मिलता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो खुद पेश हो। अगर वो सिर्फ मांगी गई चीज या दस्तावेज भिजवा देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि समन का पालन हो गया है। इससे प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। अच्छा, ये सब तो तब है जब कोई चीज किसी व्यक्ति के पास हो। पर सोचिए, अगर कोई जरूरी सबूत किसी चिट्ठी या पार्सल में बंद होकर देश के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा हो, तो क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो उसे बीच रास्ते में भी रोक सके? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब हमें मिलता है धारा 95 में। ये धारा खास तौर पर उन्हीं चीजों के लिए है जो डाक या कुरियर विभाग की कस्टडी में होती हैं, यानी जो ट्रांजिट में हैं, रास्ते में हैं। देखिए, यहाँ पर कानून 2 लेवल पर काम करता है। एक तरफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डाक विभाग से कह सकते हैं कि किसी संदिग्ध पार्सल को ढूंढो और उसे कुछ समय के लिए रोक लो, लेकिन उस पार्सल को पूरी तरह से जब्त करने का और मंगवाने का फाइनल ऑर्डर सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट या अदालत ही दे सकती है। इसका मतलब साफ है, कानून की नज़र सिर्फ एक जगह रखी हुई चीज़ों पर ही नहीं है। अगर कोई सबूत सफ़र भी कर रहा है तो भी वो कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। अब हम इस प्रक्रिया के अगले और शायद सबसे गंभीर कदम पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने समन का पालन ही नहीं किया। बस यहीं पर एंट्री होती है तलाशी वारंट की, जिसका जिक्र धारा 96 में किया गया है। तो अहम सवाल ये है कि एक मामूली सा कानूनी अनुरोध किसी के घर या दफ्तर की तलाशी में कब बदल जाता है? कानून इतनी बड़ी शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या सेफगार्ड देता है? कानून यहाँ एक बहुत सीधी सी शर्त रखता है, तलाशी वारंट बस यूं ही जारी नहीं हो सकता। इसके लिए 2 बातें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, कि उस व्यक्ति को पहले ही एक समन भेजा जा चुका हो, और दूसरी, अदालत को ये पक्का यकीन हो कि वो व्यक्ति समन के बावजूद सबूत पेश नहीं करने वाला है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तलाशी वारंट पहला ऑप्शन नहीं है।
ये इस प्रक्रिया का आखिरी और सबसे सख्त कदम है। इसे तभी इस्तेमाल किया जाता है जब समन जैसे नरम तरीके के काम करने की कोई उम्मीद न बची हो। तो हमने समन को समझा, डाक से सबूत मंगवाने के नियम देखे और तलाशी वारंट के बारे में भी जाना। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था हमें क्या बताती है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? तो कुल मिलाकर ये कानून सबूत जुटाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करता है। ये हमेशा सबसे निचले और सबसे आसान कदम यानी समन से शुरू होता है। तलाशी वारंट जैसे कठोर कदम तभी उठाए जाते हैं जब वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाएं। ये व्यवस्था शक्ति के बेहिसाब इस्तेमाल पर एक तरह की रोक लगाती है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज अपराध की जांच की ज़रूरत और एक नागरिक की निजता के अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे खोजे? ये कानून उसी मुश्किल संतुलन को बनाने की एक कोशिश है, जहां अधिकारियों को शक्ति तो मिले, लेकिन उस शक्ति की एक तय सीमा भी हो।